हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025। तो चलिए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति बुक का नाम हो जाएगा यानी कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ये हमारी तीसरी वीडियो। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 2 वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है तो टोटल 5 और 2 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इसके बाद 6 क्वेश्चन और कराएंगे। इनमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम हो जाएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स यानी कि पेपर कोड है G270। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर। तो साथियों, इस श्रृंखला में उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन हो जाएगा, संविधानवाद क्या है? संविधान व संविधानवाद में अंतर लिखिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि संविधानवाद क्या है, संविधान व संविधानवाद में क्या अंतर है, लिखिए। और अथवा संविधानवाद की परिभाषा दीजिए और संविधान एवं संवैधानिक सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा संविधानवाद का अर्थ क्या है, संविधान और संवैधानिक सरकार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उत्तर ये वाला कर देना है जिसको हम कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। संविधानवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो देखते हैं अर्थ क्या है संविधान का कि संविधानवाद संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान के मूल समाहित होते हैं, यानी कि उस संविधान के मूल में समाहित होते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। वस्तुतः यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका अभिप्राय यह है कि शासन संवैधानिक नियमों तथा विधियों के अनुसार ही संचालित हो तथा उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके, जिससे वे मूल्य तथा राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रह सकें, जिनके लिए समाज राज्य के बंधनों को स्वीकार करता है। परंतु संविधानवाद केवल संविधान के नियमों के अनुरूप शासन संचालन मात्र ही नहीं है, वरन उससे कुछ अधिक संविधानवाद सीमित तथा नियंत्रित शासन का एक रूप है। संविधानवाद संविधान की प्रकृति की ओर संकेत करता है। परिभाषाएं इसकी निम्न है। तो देखते हैं। संविधानवाद लोकतांत्रिक मान्यताओं और व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून और नियम से संचालित होती है और जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधानवाद की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं। पहला हो जाएगा पिनोक एवं स्मिथ के अनुसार संविधानवाद उन विचारों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवेचन और समर्थन करते हैं तथा जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। अगला है कार्ल जे फेडरिक के अनुसार शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद है। अगला पॉइंट कोरी एवं अब्राहम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देश के अनुसार संचालित शासन को संविधानवाद कहा जाता है। प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार संविधान शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन अर्थात केवल अधिकार का प्रयोग करने वालों को इच्छा और क्षमता के अनुसार चलने वाला शासन नहीं, वरन संविधान के नियमों के अनुसार चलने वाला शासन। इसलिए ऐसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना संभव है कि किसी देश का शासन संविधान के नियमों के अनुकूल तो चलता हो, पर वह संविधान ही ऐसा हो कि उससे केवल शासन की संस्थाएं स्थापित भर होती हों और उन संस्थाओं को अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता हो। ऐसे शासन को संवैधानिक
शासन कहना उचित नहीं है। संविधान की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं निश्चित की जा सकें और शासन चलाने वालों के ऊपर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान वह विचारधारा है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा इसमें शासकों की शक्तियों को प्रतिबंधित, मर्यादित और सीमित रखा जाता है। संक्षेप में सीमित शासन की व्यवस्था को ही संविधानवाद कहा जाता है। यह संवैधानिक शासन व्यवस्था के प्रति आस्था का प्रतीक है। संविधानवाद में व्यक्ति की अपेक्षा कानून के शासन को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। संविधानवाद तथा संवैधानिक सरकार में अंतर तो देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। संविधान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए समय प्रायः इसे संविधान के रूप में देखने का भ्रम उत्पन्न कर लिया जाता है। वास्तव में संविधान तथा संविधानवाद अपनी प्रकृति और स्वरूप के कारण एक दूसरे के निकट दिखाई पड़ते हुए भी समानार्थी नहीं है। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के स्थान पर शासन तथा शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान करा देता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं वरन प्रतिकूल बन जाता है। बलपूर्वक स्थापित सैन्य शासन तानाशाही का अन्य कोई रूप या अन्य कोई आतताई शासन ऐसा ही उदाहरण है। विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद की गारंटी नहीं, निरंकुश शासन संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं तथा मान सकते हैं। पुनश्च सोवियत नेता अपने तथाकथित संविधान लोकतंत्रीय संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वस्तुतः यह संविधान सोवियत संविधान ही संविधानवाद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इसके द्वारा शासन की कोई प्रभावी सीमा ही निर्धारित नहीं की गई है। केसी हियर, वुलाडेल तथा अन्य विद्वान भी इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधान निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप शासन से कुछ अधिक। संक्षेप में संविधान और संविधानवाद के अंतर की विवेचना निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। जो शीर्षक है उसको देखते हैं। परिभाषा में अंतर। संविधान शासन का आधार व तत्व दोनों मिलकर ही संविधानवाद का निर्माण करते हैं। संविधानवाद आवश्यक रूप से एक लोकतांत्रिक परंपरा का पोषक है जबकि संविधान सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का पुंज है। वस्तुतः संविधान एक संगठन के रूप में है जबकि संविधानवाद विचारधारा के रूप में है। संविधान एक दर्शन, विचारधारा और संविधान उस दर्शन की अभिव्यक्ति का साधन है। दूसरा पॉइंट, प्रकृति में अंतर। संविधान साध्य को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए संविधान साधन है। दूसरे शब्दों में संविधानवाद जहां लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रधानता पर बल देता है वहीं संविधान की मुख्य विशेषता साधनों की सुव्यवस्था होती है। एक देश के मूलभूत नियमों तथा कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, लेकिन संविधानवाद नियमों तथा कानूनों का संग्रह मात्र ही नहीं होता है। राजनीतिक जीवन के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श तथा सांस्कृतिक सभी कुछ संविधानवाद में समाये हुए रहते हैं। संविधानवाद निश्चित रूप से संविधान से कुछ अधिक है। आगे देखते हैं क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्षेत्र में अंतर। संविधानवाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, अर्थात संविधानवाद एक से अधिक राज्यों से संबंधित होता है अथवा हो सकता है, जबकि संविधान किसी एक राज्य विशेष के लिए होता है। संविधानवाद ही अवधारणा सार्वभौमिक अवधारणा है जिसका प्रभाव अनेक राज्यों के संविधानों पर समान रूप से पड़ सकता है। इससे स्पष्ट है कि संविधानवाद व्यापक अवधारणा है और अनेक राष्ट्रों में समान रूप से पाई जा सकती है। इस प्रकार से संविधानवाद व्यापक तथा विस्तृत जबकि संविधान सीमित अवधारणा है। यानी कि संविधानवाद व्यापक है तथा विस्तृत है जबकि संविधान सीमित और अवधारणा है।
औचित्य में अंतर। संविधानवाद एक निश्चित विचारधारा पर आधारित होता है, जबकि संविधान राज्य विशेष की परिस्थितियों से प्रभावित होकर मुक्त विधि पर आधारित होता है। पांचवा, उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। उत्पत्ति की दृष्टि से भी संविधान और संविधानवाद का अंतर देखा जाता है। यथार्थ में संविधानवाद एक विकसित विचारधारा का प्रतिफल है, जबकि संविधान किसी राज्य की परिस्थिति विशेष से ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, संविधान निर्मित होते हैं, जबकि संविधानवाद विकसित विचारधारा है। यानी कि संविधान निर्मित होता है और संविधानवाद एक विकसित विचारधारा है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संविधान और संविधानवाद एक ही विचार का नाम है। यानी कि संविधान और संविधानवाद एक ही विचार का नाम है, लेकिन कार्य इनके अलग अलग हैं। प्रत्युत दोनों की उपस्थिति पारस्परिक संबंधों पर आधारित होती है। संविधान संविधानवाद की विकसित परंपरा का प्रतिफल है। संविधानवाद संविधान की आत्मा है। संविधानवाद सदैव लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का पोषक है, जबकि संविधान सदैव लोकतांत्रिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। संविधान के लिए संविधान के होने या न होने का कोई प्रभाव नहीं होता है। ब्रिटेन में लिखित संविधान के अस्तित्व में न होने पर भी वहाँ संविधानवाद की पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका है, जबकि साम्यवादी, फासीवादी व नाजीवादी शासन व्यवस्थाओं में संविधान के होते हुए भी वहाँ पर संविधानवाद का अस्तित्व नहीं रहा या नहीं था। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। इन क्वेश्चनों को जिनको मैं करा रहा हूँ एक बार आप अच्छे से तैयार कर लें, ये प्रबल संभावना है कल आपको पेपर में देखने को मिल जाए। अगला, आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं तथा उसके समाधान की विवेचना कीजिए, अथवा आधुनिक संविधानवाद का अर्थ दीजिए। संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उत्तर ये कर देना जिसको हम कराने वाले हैं। तो चलिए, यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखते हैं इसके उत्तर को बड़े बिंदास तरीके से फिनिश करने वाले हैं। संविधानवाद एक विकासशील अवधारणा है जो समाज और राज्य में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारण है कि राजनीति शास्त्र के विद्वान संविधानवाद के विकास को समाज के विकास की 3 श्रेणियों में ही रखकर देखते हैं। ये 3 श्रेणियां क्रम से प्राचीन संविधानवाद, मध्ययुगीन संविधानवाद और आधुनिक संविधानवाद हैं। प्राचीन संविधानवाद तत्कालीन राजनीतिक परिवेश में पूर्णतः प्रभावित था। प्राचीन समय में राजनीतिक और नीतिशास्त्र, व्यक्ति और राज्य में कोई अंतर नहीं किया गया था। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति की संपूर्णता का नाम है। रोमन संविधानवाद का महत्व। C.F. स्ट्रोंग के अनुसार प्राचीन संविधानवाद के संदर्भ में वैसा ही है जैसा कि आज की दुनिया में ब्रिटिश संविधान ले रहा है। रोम में जब गणतंत्रों का पतन हो गया और उसके स्थान पर निरंकुश और अत्याचारी शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इससे संविधानवाद की परंपरा को पर्याप्त रूप से बल मिला। संविधानवाद की इस श्रेणी में व्यक्ति के हितों को राज्य के हितों से पृथक करके नहीं देखा गया। दास प्रथा को, जो प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है, संस्थापित करने और उसे राजनीतिक मान्यता दिए जाने जैसे विचारों पर बल दिया गया। अरस्तु के दासता पर विचार। मध्ययुगीन संविधानवाद में राजनीतिक विचारकों, जिनमें सिसरो, एक्विनास और संत अगस्टाइन का नाम प्रमुख है, ने राज्य और चर्च की समन्वयता को स्थापित किया और इस प्रकार व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की विचारधारा को सुस्थापित किया। किंतु इतना अवश्य है कि जब दास प्रथा का स्वरूप और उसका समाज से संबंध परिवर्तित हुआ तो संविधानवाद ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा को जन्म दिया। यह विचारधारा आज के संविधानवाद का प्राण बनी हुई है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय संरक्षण आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आधुनिक संविधानवाद को प्राचीन और मध्यकालीन संविधान से पृथक करती हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक विकास की भूमि में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के राजनीतिक विकास की भूमि में प्रोफेसर विलियम्स डी एंड्रयूज ने संविधानवाद पर 3 रूपों में प्रभाव होने की ओर संकेत किया है। ये 3 प्रभाव क्रम से पश्चिमी परंपरागत लोकतंत्रवाद के विषय में लोक की अनास्था, सोवियत समाजवादी गणतंत्र का विश्व की महान शक्ति के रूप में विकास और फांसीवाद तथा नाजीवाद की द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर पराजय है। इस तथ्य को प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पामदत्त ने भी अपनी पुस्तक फांसीवाद और सामाजिक क्रांति में स्पष्ट किया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा साम्यवाद से है और उनके मत में यह खतरा निश्चय ही आधुनिक संविधानवाद की परंपराओं के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यद्यपि अनेक विकासशील राज्यों में वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था को राज्य व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत माना गया, किंतु इस व्यवस्था से यानी कि अनभिज्ञता और इसकी आवश्यकता शर्तों की अनुपस्थिति के कारण यह अधिक समय तक स्थिर न रह सका। परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में सैनिक तंत्र कहीं अधिनायकवाद और कहीं हिंसा पर आधारित एक तंत्रवादी शासन स्थापित हो गए हैं, जो आधुनिक संविधानवाद के संदर्भ में विचार करने पर बाध्य करते हैं। आधुनिक संविधानवाद की समस्याएं अथवा आधुनिक संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं। पॉइंट है, आधुनिक संविधानवाद की समस्या अथवा संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं। इनको देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आधुनिक संविधानवाद को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक यह इन समस्याओं का समाधान नहीं कर लेता है तब तक इसके भविष्य को सरलता सुगत नहीं कहा जा सकता। इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, इनको देखते हैं। पहला हो जाएगा युद्ध जैसी स्थितियां आधुनिक समय में प्रत्येक राज्य के समक्ष एक विकट समस्या के रूप में है। शास्त्रीकरण की दौड़ में संलग्न प्रत्येक राष्ट्र का अपना सामाजिक और आर्थिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी कि अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, और परिणाम स्वरूप संविधानवाद के प्रति उसकी आस्था को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। युद्ध काल में ही सरकार पूर्ण तथा निरपेक्ष शक्ति का दावा करती है तथा विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा करने के नाम पर लोगों की आवश्यकता स्वतंत्रताओं को कुचलने की सीमा तक चली जाती है। सरकार अनिवार्य भर्ती, सैनिक प्रशिक्षण, प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, समाचार पत्रों पर नियंत्रण आदि ऐसे अनेक उपाय करती है जिसमें देश की सुरक्षा की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धकाल में संवैधानिक सरकार का ढांचा नष्ट हो जाता है। यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दूसरा, निरंकुशवाद। प्रोफेसर केसी हियर के शब्दों में संवैधानिक शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न रूपों में निरंकुशवाद की शक्ति कितनी है। जैसे जैसे वह बढ़ता है वैसे वैसे संवैधानिक शासन पीछे हटता जाता है। इस कथन से यह तथ्य स्वतः सिद्ध हो जाता है कि निरंकुशवाद अभी भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में है। यह अवसर पाकर अधिक भयंकर अथवा विकट रूप धारण कर सकता है तथा संविधानवाद की सुस्थापित परंपराओं के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। तीसरा पॉइंट, संस्थागत समस्या। संविधान के समक्ष सबसे गंभीर समस्या आधुनिक संसदीय प्रणाली से संबंधित है। आर्थिक महत्व के विकास आधुनिक राज्यों के लिए अधिक आवश्यक हो गए हैं, जो संसदीय प्रणाली के केंद्रीय प्रभुत्व के ढांचे में सफलतापूर्वक हल नहीं किए जा सकते हैं। इससे सामाजिक
अव्यवस्था के उत्पन्न होने और इस प्रणाली में ही आस्था समाप्त होने तथा तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा पॉइंट है आपका राज्य और नागरिक के संबंधों की समस्या। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग की मान्यता है कि जहां समाज में केवल शोषित एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की केंद्रीय संस्थाओं को अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाएं, यद्यपि उन पर पहले से ही पर्याप्त भार है, वहां मतदान की आधुनिक प्रणाली के अधीन गठित संसद के सदस्यों को बहुमत प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है और ऐसी परिस्थितियों में संभव है कि निराश होकर के वे कुछ उच्च उच्छृंखल असंवैधानिक मार्गों को अपनाने के लिए विवश किए जा सकें। संवैधानिक राज्यों की इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि औद्योगिक श्रमिक यदि बहुमत में नहीं है तो भी उनका कम से कम ऐसा पर्याप्त बलशाली अल्पमत हो तो ही जो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ किए जाने पर समाज को पंगु बना सकता है और राज्य में फूट उत्पन्न कर सकता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट यह स्पष्ट है कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा यह कटुता संविधानवाद के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। पांचवा पॉइंट है आपका संकटकालीन व्यवस्थाओं की स्पष्टता। लगभग प्रत्येक देश का संविधान संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ आपातकालीन अधिकारों की व्यवस्था करता है जो शासक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शासक इन अधिकारों के प्रयोग से संविधानवाद के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। भारत में 25 जून 1975 को घोषित आपातकालीन स्थिति इस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें संविधान का ही सहारा लेकर प्रधानमंत्री ने आपातकालीन स्थिति लागू कर दी थी और जैसा कि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इससे आधुनिक संविधानवाद की भारत से एक रूप में समाप्ति हो गई थी। छठा पॉइंट सामाजिक तथा आर्थिक संतोष यानी सामाजिक तथा आर्थिक असंतोष। हियर का यह मत है कि राष्ट्रीय संकट अथवा सामाजिक आर्थिक असंतोष की स्थितियां सरकार पर सामान्यतः आरोपित सीमाओं को निलंबित कर देती हैं। भुखमरी, अकाल, महामारी, गरीबी, गंदगी, बेरोजगारी आदि संविधानवाद के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक संविधानवाद के मार्ग में अनेक समस्याएं हैं। वास्तव में ये समस्याएं संविधान की प्रक्रिया व्यवस्था से अधिक संबद्ध हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का सूत्र युक्ति का निर्धारण किया जाए जिससे किसी भी प्रकार के संवैधानिक गत्यावरोधक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक से अथवा संविधान के गलत प्रयोग से बचा जा सके। अगला पॉइंट है आपका आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं का समाधान। आधुनिक संविधानवाद की समस्याओं का समाधान। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसको देखते हैं। प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग ने उपरोक्त समस्याओं के कुछ समाधान खोजे हैं जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन समाधानों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला हो जाएगा सुदृढ़ शासन। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के आगे समाज और राज्य के हितों को अवहेलना करते हैं। ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है शीघ्र ही अव्यवस्था का शिकार हो जाता है। इस प्रकार की अराजकता से बचने के लिए एक संप्रभु शक्ति से युक्त राज्य होना आवश्यक है। एक विद्वान की मान्यता है कि लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। राज्य का यह कार्य है कि वह
यह देखे कि कोई व्यक्ति उस अधिकार का लाभ उठाकर अव्यवस्था तो नहीं फैला रहा है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका योग्य शासन। क्या? योग्य शासन। शासन को शासन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में संप्रभुता जनता में निहित होती है, अतः शासन को सदैव नियमानुसार एवं जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शासन योग्य, विवेकशील तथा कार्यकुशल होने चाहिए, तभी वे जनता को सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। तीसरा पॉइंट है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। संविधान को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समाज का बड़ा भाग उसमें सक्रिय भागीदारी तथा रुचि का प्रदर्शन करे। बुद्धिजीवियों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। सरकार के तीनों प्रभागों का गठन लोकतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए और सरकार की समस्त प्रक्रिया इस रूप में हो कि नागरिक के मौलिक अधिकारों के क्षति न पहुँचे। सरकार को समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देकर सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करने का अधिकतम प्रयास करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास उस राज्य व्यवस्था में बना रह सके। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग का इस विषय में मत है द्वितीय सदन में नए प्रकार का प्रतिनिधित्व और लोक निर्देशन, लोक प्रक्रम तथा प्रत्यावर्तन जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक नियंत्रण का विस्तार यदि आदि सुधार कुछ अवस्थाओं में निश्चित ही ऐसी सक्रिय रूप उत्पन्न करने में पर्याप्त सहायता करेंगे। चौथा, प्रशासन संबंधी सुधार। एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन की समस्याएं भी संविधानवाद के लिए खतरा है। राज्य की विभिन्न इकाइयों को विधानमंडल के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे शासन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग का मंतव्य है कि एकात्मक राज्य को भी संघात्मक राज्य के अनुरूप अपने राजनीतिक निकायों का रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे उनके पास केंद्रीय परियोजनाओं के लिए केवल वे ही शक्तियां रह जाएं जो सामान्य हित के लिए आवश्यक हों। इससे केंद्रीय विधानमंडल का कार्यभार कम होगा। कार्यपालिका के कार्य पर अधिक सतर्क निरीक्षण संभव बनाकर नौकरशाही के खतरों को कम किया जा सकेगा और इससे निश्चित ही राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि की जा सकती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण। प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राजनीतिक संविधान की निरंतर सुरक्षा की अनिवार्य शर्त है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया है और जो अनियंत्रित होकर हमारी सभ्यता को नष्ट कर देने वाले अनेक सूत्रों का निर्माण कर सकती है, उसको दूर करने का उपाय केवल किसी न किसी प्रकार का विश्व संघ ही होगा। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विशाल बहुराष्ट्रीय राज्य अथवा अनेक बहुराष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना होगा। वास्तविक संघ का सफल निर्माण केवल ऐसे राज्यों के बीच हो सकता है जो संयोजन की इच्छा रखते हैं। स्ट्रॉन्ग के उपरोक्त मत से इस बात की पुष्टि होती है कि आधुनिक संविधानवाद के अस्तित्व को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि संयोजन की इच्छा वाले राज्यों का एक विशाल एक विश्व संघ हो जो युद्ध अथवा युद्ध की संभावना को दूर करने में सक्षम हो। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आधुनिक संविधानवाद की अनेक समस्याएं हैं, किंतु उनका समाधान सरलता से किया जा सकता है। इस संदर्भ में आधुनिक राज्यों नेशनल स्टेट्स की क्रिया प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल संचालन महत्वपूर्ण रहा है। हर कोई यह कहने की स्थिति में है कि संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए साथियों, यहीं तक। जय हिंद साथियों।